Welcome students. Let us discuss one more question paper from last year. इसका कोड नंबर भी 5651 ही है बेटा, but it is different question paper. So first question is यहाँ पे एक एस्टिक मार्क लगाया उन्होंने, तो पूछा है कौन सी जो कार्बन है इनमें से वो किरल सेंटर है. किरल सेंटर तभी होगी अगर चारों ग्रुप अलग अलग लगे होंगे. 4 डिफरेंट ग्रुप्स शुड बी अटैच्ड, तभी वो किरल सेंटर होगा. यहाँ पर तो नहीं है, 2 मिथाइल ग्रुप सेम है, सो इट इज नॉट किरल सेंटर. यहाँ पर भी आप देख सकते हो CH2OH CH2OH 2 ग्रुप सेम है तो किरल सेंटर नहीं. चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है 2 मिथाइल. ये ठीक है, दिस इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर C के साथ एक तरफ लगा मिथाइल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, H लगा हुआ है, Cl लगा है, राइट साइड पर CH2Br है. 4 different groups are there. That means it is a chiral center and the molecule is optically active. So answer is B. Answer is B part. Next, which of the following alcohols will not undergo oxidation? प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है, सेकेंडरी की भी होती है बेटा, टर्शियरी की नहीं होती है. टर्शियरी अल्कोहल वाली है 2-methyl butane 2-ol. ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है आसानी से. This is tertiary alcohol 2-methyl butane 2-ol. So इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इसका आंसर होगा C part. Primary can be oxidized to aldehydes, secondary can be oxidized to ketones, tertiary cannot be easily oxidized. Next, 2 आपको इलेक्ट्रोड्स दिए हैं, एक टिन का और एक आयरन का. तो व्हाट इज द रिएक्शन पॉसिबल? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है ऑब्वियसली वो एनोड बनने वाला है, जिसका प्लस में है वो क्या बनने वाला है? कैथोड. ये हमने हमेशा ही पढ़ा. तो ये एनोड होने वाला है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, दैट मींस टिन विल चेंज इनटू टिन 2+, उल्टा रिएक्शन होगा. और व्हाट विल बी इनोड सेल? इनोड सेल विल बी इक्वल टू इनोड कैथोड 0.77 माइनस इनोड 0.14, दैट इज इक्वल टू 0.91 वोल्ट. तो सेल का जो पोटेंशियल है ये में 0.91 वोल्ट है, और टिन की ऑक्सीडेशन होने वाली है एंड Fe3+ की रिडक्शन होने वाली है. देखते हैं. Fe2+ is oxidized wrong. Fe2+ is oxidized wrong. Tin is oxidized, that is okay. And voltage not 0.63, voltage 0.91. So answer is B part. B part is the answer. Brine solution means highly concentrated NaCl solution का electrolysis कर रहे हैं. Product of electrolysis electrochemistry में आता ही है. तो उसमें आपको बताना है क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे. ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट हमने पढ़े हैं कि वहां पर कैटायंस में जाता है Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड पर, और नाइन्स में Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव. अब कैटायन वो डिस्चार्ज होता है सीरीज में नीचे हो, तो वो तो सीरीज में नीचे H+ आयन होता है. ठीक है, और एनायन वो डिस्चार्ज होता है सीरीज में ऊपर हो. आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखो तो Cl नेगेटिव ऊपर है. कैटायंस में ऐसे होता है, लिथियम, पोटेशियम, ऐसे चलते, सोडियम, फिर H पॉजिटिव. वो कैटायन डिस्चार्ज होता है जो सीरीज में नीचे होता है. सो H पॉजिटिव डिस्चार्ज होगा. H पॉजिटिव पे सिर्फ प्रेफरेंस Cu2 पॉजिटिव डिस्चार्ज होता है या सिल्वर डिस्चार्ज हो सकता है. तो इस केस में H पॉजिटिव डिस्चार्ज होगी. अनायन में ऐसे होता है F नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव. अनायन में डिस्चार्ज होगा जो सीरीज में ऊपर है. तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग Cl नेगेटिव की होने वाली है और H पॉजिटिव की होने वाली है. तो 1 and 4 विल बी द आंसर. इसका आंसर है बी. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. कैटायंस के बारे में, अगर एक से ज्यादा आयन जा रहे हैं इलेक्ट्रोड्स पे, तो कैटायन वो डिस्चार्ज होगा जो सीरीज में नीचे है, अनायन वो डिस्चार्ज होगा सीरीज में ऊपर है. ट्रांजिशन मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से वो कैटलिस्ट की तरह से बिहेव करते हैं? तो उसका आंसर है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से और भी रीजन है, सिर्फ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, और भी कई रीजन है. ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी रिलीज कर सकते हैं. तो इसका एक आंसर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी है. नेक्स्ट, डाइक्रोमेटाइन के बारे में पढ़े, क्या लिखे? 4 CRO bonds are equivalent in length, 6 CRO bonds are equivalent in length. डाइक्रोमेटाइन की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? Its structure is like this. This is the structure of dichromata. अब इसमें क्या है कि ये जो बॉन्ड्स है ये तो फिक्स्ड है दोनों सेंटर वाले, इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकती. इन तीनों में रेजोनेंस पॉसिबल है.
यहाँ पे O नेगेटिव, ये दोनों डबल बॉन्ड हो सकते हैं। इन तीनों में रेजोनेंस अलग पॉसिबल है, इन तीनों में अलग रेजोनेंस पॉसिबल है। तो इनके पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट है, इन तीनों में रेजोनेंस पॉसिबल है। तो टोटल बॉन्ड्स है 5, 2 to 1 and divided by 3. Each bond will be 1.66. ऐसे उन तीनों में रेजोनेंस पॉसिबल है, वो भी 1.66 होते हैं। तो ये तीनों बॉन्ड्स की लेंथ और ये तीनों बॉन्ड्स की लेंथ एक जैसी है, बीच वाले दोनों बॉन्ड्स अलग हैं, वहां रेजोनेंस नहीं है। तो इसका मतलब 6 CRO बॉन्ड्स आर ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ, ये वाले तीनों और ये वाले तीनों 6 की बॉन्ड लेंथ सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक A और B का हमने सॉल्यूशन बनाया, 1 मोल ऑफ A 2 मोल ऑफ B, उसका वेपर प्रेशर 40 आ रहा है और प्योर A और प्योर B का वेपर प्रेशर दिया हुआ। हमें चेक करना है कि ये आइडियल सॉल्यूशन बना है कि पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है। आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली इसका वेपर प्रेशर आना चाहिए था x से P नोट A प्लस XB P नोट B। लेट अस चेक कि आया कितना, आइडियली कितना है। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A? इसका 1 मोल है, टोटल मोल्स 2, इसके मोल्स 2 है, तो टोटल हो गए 3, 1/3 होगा इसका मोल फ्रैक्शन। 1 मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। A का वेपर प्रेशर प्योर का है 45, B का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 3 मोल्स, इसी के मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन। और B का वेपर प्रेशर है 30, 15 plus 20, this comes out to be 30. Ideally the vapor pressure should have been 35, but actually में वेपर प्रेशर 40 आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है। That means it is a positive deviation. It is a positive deviation. Next, इनमें से कौन नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके एनिलीन नहीं बनाएगा? H2 निकल करता है, टिन विद HCl, आयरन विद HCl, तो KC1 है, एसिडिक मीडियम। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं करता है, वो नाइट्रोबेंजीन को कुछ और ही बनाया था। नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करके नाइट्रोबेंजीन की, ये एलिफेटिक में तो चलता है, एलिफेटिक NO2 को NH2 बना सकता है, बट एरोमेटिक में नहीं करता। ये नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके एजोबेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, ये कंपाउंड बन जाता है, एनिलीन नहीं बनती है। बाकी सब जो है इनमें से कोई भी आप यूज करोगे, H2 निकल यूज करोगे, देन एनिलीन विल बी फॉर्म्ड, एनिलीन फॉर्मेशन। नेक्स्ट, अगर एक सॉल्यूशन की मोलैलिटी को हमने डबल किया तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा? भाई वो तो कांस्टेंट है, उस पे क्या असर पड़ेगा? Kbm है, मोलैलिटी से इसका क्या लिंक है? नो, दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। उसका लिंक नेचर ऑफ सॉल्वेंट से, उसका मोलैलिटी से कोई लिंक है ही नहीं बेटा। कांस्टेंट विल नॉट बी चेंज्ड, अनचेंज्ड रहेगा, कांस्टेंट विल नॉट बी चेंज्ड। मोलैलिटी चेंज होने पर एलिवेशन की बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, बट Kb क्यों चेंज होगा? Kb विल नॉट चेंज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, जब सुक्रोज को पानी में डिसॉल्व करते हैं वो ग्लूकोज और क्या बनाता है? फ्रक्टोज, तो डेक्सट्रोज से लीवो में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस को हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं। 11th क्वेश्चन, इनमें से किसकी लोएस्ट pKa वैल्यू है? लोएस्ट pKa वैल्यू का मतलब होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? लोएस्ट pKa वैल्यू मींस व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? तो ऑब्वियसली नाइट्रो ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रोमिडोइन ग्रुप लगा है, बाकी में तो ऐसा क्लोरीन है बट इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमिडोइन ग्रुप नहीं। नाइट्रो इज द बेस्ट इलेक्ट्रोमिडोइन ग्रुप, सो आंसर विल बी बी पार्ट। नाइट्रो एसिटिक एसिड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। Which of the following cell was used in Apollo space program? ये तो बेटा एप्लीकेशन में ही पढ़ते हो, फ्यूल सेल की एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो फ्यूल सेल, जब भी फ्यूल सेल आता है उसकी एप्लीकेशन पूछेंगे तो आपने बोलना है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज क्वेश्चन ऑन इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, रेट इज इक्वल टू K A की पावर अल्फा B की पावर बीटा। यहाँ पुट करके हम डाटा निकाल सकते हैं, अल्फाबेटिक वैल्यू निकालनी है। ओरली भी चेक कर सकते हैं। ओरली कैसे चेक कर सकते हैं? अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो आप B इसको कांस्टेंट होगा, चलो ये वाली रीडिंग लेना, कीपिंग B कांस्टेंट। A की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो द रेट ऑफ एक्शन 4 टाइम्स होता है, यहाँ पे डबल हो रही है
ये 4 10, दैट मीन इसका स्केयर होता है 4, तो दैट मीन्स यहाँ पे पावर अगर 2 होगी तो वो 4 टाइम्स होगा, दैट मीन्स अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू 2, क्योंकि इसको डबल करने में 4 टाइम्स, अगर इसको डबल करने पे वो भी डबल हो तो पावर 1 होगी, अगर इसको डबल करने पे चेंज नहीं हो तो पावर 0 हो जाएगी। अब चलते हैं इसको चेक करना है, तो ए को कांस्टेंट रखो, ए को कांस्टेंट रखो, बी की कंसेंट्रेशन डबल हो रही है बट रेट चेंज नहीं हो रही, दैट मींस बी की पावर 0 है। ऑरली चेक कर सकते हो, नहीं तो इनिशियल मेथड से कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा सी पार्ट, दैट इज ए के लिए पावर है, ए का ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर, बी का ऑर्डर है 0 ऑर्डर, ऑर्डर रिस्पेक्ट टू ए इज सेकंड ऑर्डर रिस्पेक्ट टू बी इज 0 ऑर्डर। NaCl4 2 नेगेटिव में मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, निकल होता है 28 होगी बनी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल 2 पॉजिटिव आ रही है, तो निकल 2 पॉजिटिव कन्फिगरेशन हो जाएगी R118 एंड 3D8, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले 4s के चलेंगे, 4s के इलेक्ट्रॉन चलेंगे, आखिरी चलने से चलेंगे। अब 3D8 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बहुत इजी है, अगर 5 से ज्यादा हो डी में तो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने का तरीका है 10 - 8 का। If it is D1 1 unpaired electron, D2 2 unpaired electron, D3 3 unpaired electron, D4 4 unpaired electron, D5 5 unpaired electron. बट अगर D6 है तो फिर 10 - 6 दैट इज 4 unpaired electron, 3 unpaired electron, D8 में 2 unpaired electron, और मैग्नेटिक मोमेंट होती है n × n + 2 √ ओवर मैग्नेट 2 × 2 + 2 √8 का √8 इसका आंसर आएगा, एंड आंसर विल बी बी। ये सिंपल हम यहाँ पे कर रहे हैं, जब पेयरिंग नहीं होती है तब की बात चली, बिकॉज यहाँ पे बी लाइक है पेयरिंग नहीं करवाएगा, नो पेयरिंग विल बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। बिल्कुल ठीक है, ये तो सिंपल जो हम पढ़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, 2 अमीनो एसिड को जोड़ने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप का बॉन्ड होता है, CONH बॉन्ड होता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं इसको, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। अब रीजन पढ़ते हैं, रीजन में क्या लिखा है, A tetrapeptide contains 4 amino acid linked by 4 peptide bonds. This is wrong. 4 अमीनो एसिड अगर है 1 2 3 and 4, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स 4 कहाँ हुए बेटा, 3 हुए, 1 पेप्टाइड बॉन्ड, अदर पेप्टाइड बॉन्ड, तो 4 अमीनो एसिड विल बी कनेक्टेड बाय 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स, नॉट 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसलिए सेशन तो ठीक है बट रीजन रॉन्ग है, सो आंसर इज सी पार्ट। For a zero order reaction, unit of rate, constant rate reaction are same. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाया भी जाता है क्लास में। उसका कारण क्या है कि रेट जो होता है वो K, कंसंट्रेशन की पावर 0 है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो K और रेट का यूनिट सेम होगा, नीचे भी वही लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, बिल्कुल ठीक लिखा है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है और करेक्टली एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर 0 है, इसी वजह से तो K और रेट के यूनिट सेम है। तो इसका आंसर है ए पार्ट, करेक्टली एक्सप्लेनिंग। 17th, acetic acid but not formic acid can be halogenated in the presence of red phosphorus and chlorine। बिल्कुल सही है भाई, एसिटिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जहां पे Cl लग सकता है, रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन। आप फॉस्फोरस क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे Cl लग जाएगा अल्फा पोजीशन पे, उसमें अल्फा पोजीशन ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, तो HVZ रिएक्शन इज पॉसिबल इन एसिटिक एसिड बट नॉट इन फॉर्मिक एसिड। रीजन, एसिटिक एसिड इज अ वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड, ये भी ठीक है भाई, एसिटिक एसिड में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया है इसलिए वो वीकर एसिड है, ये भी ठीक है, बट एक्सप्लेन कहाँ हुआ, एक्सप्लेनेशन में क्या होना चाहिए था कि एसिटिक एसिड हैज अल्फा हाइड्रोजन एटम वेयरएज फॉर्मिक एसिड नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसलिए इसका आंसर है बी पार्ट, क्योंकि दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी।
ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सब बुक्स में हम पढ़ाते हैं। जहाँ पे एक बाइडेंटेट लिगेंड लग जाता है तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आता है, बट वो ट्रांसफॉर्म में नहीं होता बेटा। ट्रांसफॉर्म तो अपनी मिरर इमेज से मैच ही कर जाता है, तो सिज में होता है। तो ये गलत क्या है? लेट अस मेक द डायग्राम। क्रोमियम एट द सेंटर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है CH, यहाँ पे ऑक्सीलेटर लग गया है बाइडेंटेट ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म में इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो मैच हो जाएगा अपनी मिरर इमेज के साथ, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। सिज फॉर्म हो सकती है, अगर ये सिज फॉर्म है तो हो जाएगी। सिज फॉर्म में हो जाएगा, सिज फॉर्म बनाते हैं इसको। ऑक्सीलेटर, देन ऑक्सीलेटर, CL। अब आज की मिरर इमेज बनाओगे तो मैच नहीं होगी। इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। क्रोमियम, यहाँ पे ऑक्सीलेटो आ गया, यहाँ पे ऑक्सीलेटो आ गया, यहाँ पे CL आ गया। मिरर इमेज विल नॉट मैच। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है, बाइडेंटेट लिगेंड शो करते हैं। अगर एक भी बाइडेंटेट लिगेंड, दो आगे बाइडेंटेट लिगेंड तो ठीक है, बट वो सिस फॉर्म में होता है, ट्रांस में नहीं होता। सेशन रॉन्ग है, ठीक है। नीचे के लिखा है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग डाइडेंटेट लिगेंड्स। ये भी सही कह रहे हैं, रीजन बिल्कुल ठीक है। इट इज वेरी कॉमन बट नॉट इन ट्रांस मॉलिक्यूल, इट इज ओनली इन सिस मॉलिक्यूल्स। तो असर्शन गलत है, रीजन रॉन्ग है। इसका आंसर हो गया डी पार्ट। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए? तो उसके लिए इनोड सेल पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा जी माइनस में होना चाहिए। डेल्टा जी माइनस तो अपने थर्मोडायनामिक्स +1 से पढ़ा हुआ है। अब इस साल हमने पढ़ा कि इनोड सेल शुड बी पॉजिटिव फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो डेल्टा जी का वैसे भी रिलेशनशिप क्या होता है, -NF नॉट। अगर इनोड सेल प्लस में होगा तो डेल्टा जी ऑटोमेटिकली माइनस में होगा। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस थ्योरी क्वेश्चन है। मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। m is equal to Z क्यूब या ZIT, where Z is equal होता है E/F, equivalent weight divided by Faraday constant. That is Faraday's first law of electrolysis. नर्स क्वेश्चन का क्वेश्चन आ गया, इधर एनोड है इधर कैथोड है, ठीक है। इनोड सेल तो दिए हुआ है, इनोड सेल नहीं निकालना है, सेल रिएक्शन लिखना जरूरी है। Fe से क्या बना, Fe2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स, 2H प्लस से +2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म H2। सो ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, Fe + 2H पॉजिटिव फॉर्म्स Fe2 प्लस एंड Fe2 प्लस। सो E is equal to इनोड सेल -0.0591 डिवाइड बाय 2 log of प्रोडक्ट्स में Fe2 प्लस है। H2 को लेने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका प्रेशर 1 बार दिया हुआ है। H प्लस लिख लेते हैं पर उसकी कंसिडरेशन भी 1 ही दी है, H प्लस का होल स्क्वायर है। 0.44 -0.03 हो गया। log of Fe2 प्लस की कंसिडरेशन है 10⁻² बेटा 0.01। H प्लस n की कंसिडरेशन 1 है और 10 की पावर -2 का log हो जाएगा, जो 10 की पावर है वही आंसर होता है, -2 आ जाएगा इसका आंसर। -2 से मल्टीप्लाई होकर के 0.44 + 0.06 आंसर विल बी 0.50। नॉइस इक्वेशन तो आएगा ही, यू शुड रिमेंबर दिस कि नॉइस इक्वेशन विल ऑलवेज कम, चाहे वो सिंगल इलेक्ट्रोड आए या तो डबल इलेक्ट्रोड आए। सिंगल इलेक्ट्रोड पे भी क्वेश्चन आते हैं। What happens to rate constant and activation energy as the temperature of chemical reaction is increased? And justify also. Rate constant की फॉर्मूला होता है A e⁻⁻⁻⁻. तो यहाँ पे माइनस साइन है और साथ में डिवाइड भी है। डिवाइड से लग रहा है कि K D के इनवर्सली क्वेश्चन बट रॉन्ग, माइनस साइन भी है, इसलिए ओवर अल्टीमेटली K और T आपस में डायरेक्टली क्वेश्चन।
जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी ना। K रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन। हमें तो ये पता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाती है, तो K भी तो डबल ही हो रहा है बेटा। तो टेम्परेचर बढ़ाने में K तो बढ़ेगा, दैट इज ओके, रेट कांस्टेंट विल इंक्रीज। अब बात आ गई एक्टिवेशन एनर्जी। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा है, एंथैल्पी वर्सेस एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है, यहां से ग्राफ ऐसे चलता है। दिस इज द एवरेज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये जो गैप है इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एवरेज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच की गैप को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी, तो ये जो एवरेज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है थोड़ा हाई होती है। एवरेज एंथैल्पी विल इंक्रीज, ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, एवरेज एंथैल्पी अप हो जाएगी, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट तो बढ़ेगा बट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन लाइगेंड की तरह से एक्ट नहीं कर सकता? वो है अमोनियम आयन। इसके पास लोन पेयर ही नहीं है भाई, इनके पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, उसके भी पास लोन पेयर है। अमोनिया के पास लोन पेयर था पहले, बट अब उसके साथ एक H+ आके अटैच हो गया, वही लोन पेयर को यूज करके अटैच हुआ, NH4 पॉजिटिव आयन बन गया। अब लोन पेयर अवेलेबल नहीं है नाइट्रोजन के पास, सो दैट मींस इट कैनॉट एक्ट एज ए लाइगेंड। बी पार्ट, ये जो कंपाउंड है इसके लिंकेज आइसोमर का नाम बताएं। इसका लिंकेज आइसोमर क्या बनेगा? कौन है एम्पीडेंटेड लाइगेंड यहाँ पर? वो है NO2, एम्पीडेंटेड है, ONO बन जाएगा उसका लिंकेज आइसोमर। तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटामाइन नाइट्रीटो, उसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। पेंटामाइन नाइट्रीटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। जो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन होती है हमारी, this is ortho dichlorobenzene, this is para dichlorobenzene। इसमें दोनों बॉन्ड्स अपोजिट है, इनकी जो डाइपोल मोमेंट है यहां से बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया, जीरो डाइपोल मोमेंट है। इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इट हैज हायर डाइपोल मोमेंट। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पैरा की डाइपोल मोमेंट जीरो होती है, बट मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है बिकॉज इट हैज ए सिमेट्रिकल शेप। इट हैज ए सिमेट्रिकल शेप, इसकी पैकिंग अच्छी होगी सॉलिड स्टेट में, इसकी पैकिंग अच्छी नहीं होगी। सो बॉइलिंग पॉइंट इज हायर फॉर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बट मेल्टिंग पॉइंट इज हायर फॉर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द पेयर फिनोल एंड साइक्लोहेक्सेनोल आंसर द फॉलोइंग। फिनोल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोल इज दिस, फिनोल ज्यादा एसिडिक क्यों है? वो बनाती है फिनोक्साइड आयन, वेयर इट प्रोवाइड्स H+। जब ये किसी को H+ देती है फिनोक्साइड आयन बनाती है। दिस फिनोक्साइड आयन इज वेरी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस है, बेंजीन के साथ है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन रहा है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट, डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स का होना, इसमें रेजोनेंस होता है, इसलिए फिनोक्साइड आयन इज वेरी स्टेबल। इसलिए फिनोल के लिए H+ आयन देना बहुत आसान है। और साइक्लोहेक्सेनोल, ये साइक्लोहेक्सेनोल है, अगर ये H+ आयन देंगे तो ये वाला आयन बनेगा और इसमें कोई रेजोनेंस का चांस ही नहीं बेटा। यहाँ पे कोई आगे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है ही नहीं। कॉन्जुगेशन इज नॉट प्रेजेंट इन साइक्लोहेक्सेनोल, इसमें रेजोनेंस नहीं होनी है। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ बार बार उसका नाम है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स का प्रेजेंट होना जिसकी वजह से रेजोनेंस होती है। Conjugation is present in phenol but not in cyclohexanol, इसलिए फिनोल इस आयन की स्टेबिलिटी की वजह से इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन साइक्लोहेक्सेनोल। इन दोनों के बीच में एक टेस्ट बताएं। फिनोल के टेस्ट तो बेटा सबको पता है, फिनोल के लिए बहुत सारे टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी है, एजोडाइड टेस्ट भी है। डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा दो इसका, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस फिनोल
pH वैल्यू 9 to 10, क्या बन जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो कि किस कलर की डाई होती है? ऑरेंज कलर की डाई होती है। और ये टेस्ट सिर्फ फिनोल शो करती है, ठीक है, कोई अल्कोहल शो नहीं कर सकती। फिनोल के लिए वैसे बेस्ट टेस्ट है जो फिनोल को बाकी अल्कोहल से बिल्कुल सेपरेट करता है। तो एजोडाई टेस्ट यू कैन गिव हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ द यूटेराइन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेनिलिक एसिड। ये होता है सल्फेनिलिक एसिड, इसमें एसिड भी है और साथ साथ बेस भी है। ये एसिड H+ आयन दे सकता है, यहाँ पे बेस है लोन पेयर की वजह से। जब ये अपने अंदर ही एक H+ आयन यहाँ से ट्रांसफर कर देता है इसको, तो यूटेराइन स्ट्रक्चर बन जाता है, इंटरनल सॉल्ट बन जाएगा। इंटरनल सॉल्ट यहाँ बन जाएगा SO3 नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा NH3 पॉजिटिव। A salt formed inside the same molecule is internal salt, और स्ट्रक्चर को बोलते हैं यूटेराइन स्ट्रक्चर। यूटेराइन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। और ये स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स भी शो करते हैं, और ये सल्फोनिलिक एसिड भी शो करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 इन एनिलीन कैन बी कंट्रोल्ड। जो एनिलीन है हमारे हाईली एक्टिवेटिंग होती है, ऑर्थोपैराडाक्टिव लोन पे यहाँ पे जाता है, बेंजीन पे फैल जाता है, प्लस इफेक्ट हो रहा है, ऑर्थोपैराडाक्टिव या हाईली एक्टिवेटिंग है, बहुत रिएक्टिव हो जाता है मॉलिक्यूल प्लस इफेक्ट की वजह से। कोई भी रिएक्शन कराओगे, अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन करवाओगे तो सब जगह ब्रोमिन लग जाएगी, ऑर्थोपैरा। अब इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल कैसे करते हैं? इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं एसाइलेशन कराकर। एनिलीन की हम एसाइलेशन करा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। तो यहां पर NHCOCH3, इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिड एनिलाइड। दिस इज कॉल्ड एसिड एनिलाइड। अभी कैसे कंट्रोल करता है? लोन पे तो अभी भी है नाइट्रोजन के पास, अभी भी वो इधर को देगा, प्लस इफेक्ट करेगा, ऑर्थोपैराडाक्टिव वो अभी भी है, बट ये जो CO ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहां से वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिससे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बेंजीन की तरफ कम हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ CO ग्रुप। इस तरह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है बाय एसाइलेशन ऑफ द एनिलीन। ये रिएक्शन को हमने कंप्लीट करना है। डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन इथेनॉल के साथ हो या H3PO2 एंड वाटर के साथ, हाइपोफॉस्फोरस एसिड वाटर, तो एक ही चीज बनती है एंड दैट इज बेंजीन। इसकी रिडक्शन हो जाएगी। ये दोनों रिडक्शन का काम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो इथेनॉल है चाहे वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। इसको बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट को। कन्वर्ट ब्रोमोइथेन इनटू प्रोपेनोमाइन। एक कार्बन बढ़ानी है ब्रोमोइथेन से प्रोपेनोमाइन, एक कार्बन बढ़ानी तो KCl से रिएक्शन कराओ, KBr निकल के CH3Cl बन जाएगा। अब इसको अमाइन में कन्वर्ट कराना था, 2H2 विथ निकल, CH3CH2, ब्रोमोइथेन था सब, ब्रोमोइथेन CH3CH2 CH2 CH3CH2 CH2 NH2। पहले 2 कार्बन थी, KCl की वजह से 3 कार्बन हो गई, बाद में उसकी रिडक्शन करी तो प्रोपेनोमाइन फॉर्म हो गई। जब भी आपको स्टेप अप करवाना है, कार्बन बढ़ानी, तो उसके लिए KCl ही रिस्पॉन्सिबल है हमेशा। स्टेप अप के लिए KCl और स्टेप डाउन के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ग्लूकोज का रिएक्शन HCl के साथ, ग्लूकोज का कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, ध्यान रखना हमेशा। दिस इज ग्लूकोज CHOH4 CH2OH, इसका रिएक्शन HCl के साथ, तो यहाँ पे साइनोहाइड्रिन मिलेगा OH और C, CHOH4 CH2OH, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। और ये कौन से ग्रुप को कंफर्म करता है? इट कंफर्म्स दैट द ग्लूकोज आइदर कंटेन्स एल्डिहाइड और कीटोन्स,
कंफर्मेशन ऑफ CO कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ये बता रहा है। अभी ये कंफर्म नहीं कर रहा कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, वो कंफर्मेशन होती है फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट के साथ, फेंटन्स रीजन बोलते हैं, उससे कंफर्मेशन होती है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है। 26 इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू -1/2 फ्रॉम द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाय डेल्टा T। बाकी हम लोग को लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसकी अभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड दी है, इसकी स्पीड निकाल। रेट ऑफ N2O5 कितनी दी हुई है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितनी दी हुई है, इट इज -1.4 इंटू 10 पावर। मैंने माइनस में क्यों पुट किया, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, डिसअपीयर हो रहा है, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। अब माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, 0.7 इंटू 10⁻³ या 7 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन कभी माइनस में नहीं आ सकता बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप माइनस में निकाल के आए तो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। किसी एक की स्पीड माइनस में हो सकती है, इसकी स्पीड माइनस में होगी, इसकी स्पीड प्लस में होगी, बट रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। हमें प्रूव करना है कि T 99% is twice the T 90%, मतलब टाइम ऑफ 99% कंप्लीशन ऑफ a reaction is twice the time of 90% completion। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्मूला इज 2.303 log ऑफ फर्स्ट केस ले लेते हैं 99%, 100/1। 99% कंप्लीट हो गया मतलब 1 करें, इनिशियल कंसिडरेशन इज 100, फाइनल इज 1। पहले फॉर्मूला ले लेना बेटा, A0/A, फिर उसके बाद 2.303 log ऑफ 100/1 KT1, इसको मैं T1 कहता नाम देता हूँ। दूसरे में क्या आएगा 2.303 log ऑफ 100/10, बिकॉज 90% कंप्लीट हुआ, 10% रह गया, KT2। आउट ऑफ 100 1 इज लेफ्ट, आउट ऑफ 100 10 इज लेफ्ट, बिकॉज 90% कंप्लीट हो गया। डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2.303 कैंसिल आउट हो गया, log ऑफ 100 2 होता है, log ऑफ 10 1 होता है, K से K कट गया, T1/T2, तो ट्वाइस ऑफ T2 इज T1। यही तो हमें प्रूव करना था बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको D5 की कॉन्फ़िगरेशन बतानी है व्हेन इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंड डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। तो गैप ज्यादा है P2G और EG में, ज्यादा है, लार्ज गैप है, लार्ज गैप है, पेयरिंग होने वाली है। D5 है, D5 में क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि पेयरिंग होनी है। अभी इलेक्ट्रॉन EG में नहीं जाना, गैप इज मच मोर। सो कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा, D5 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, T2G5 EG0। इसका आंसर है T2G5 EG0। अगर ये वीक लिगैंड होता, गैप कम होता, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते। उस केस में आंसर आपका आना था यहाँ पे 3, वहां पे 2। अगर ये वीक लिगैंड होता तो T2G3 EG2 इसका आंसर। (27) का बी पार्ट, NaCO4 has tetrahedral geometry, NaCN4 2 negative has square ring, बट दोनों में डायमैग्नेटिज्म है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग लिगैंड है भाई। ये भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, पेयरिंग कराता है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, पेयरिंग कराता है, दोनों स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स। ड्रॉ करते हैं हम स्ट्रक्चर्स इनकी। पहले में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो निकल 28, इट इज R18 4s2 4s में 2 एंड 3d में 8, 3d में 8,
1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही है और CO स्ट्रॉन्ग लैगर्ड है, CO स्ट्रॉन्ग लैगर्ड, तो पेयरिंग करवा देगा। ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो क्या कन्फिग्रेशन बन जाएगी? आर्गन 18 3D में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयरिंग होगी। अब बच्चा हमारे पास 4s खाली और 4p खाली, और क्योंकि हमारे पास लिगेंड्स 4 हैं तो 4 ही ऑर्बिटल चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, इट विल हैव ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो चुके हैं, डायमेग्नेट्स। ये पूरा आपको करके दिखाना था बेसिकली, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला टॉपिक है। NaCl4 2 नेगेटिव में क्या है? NaCl4 2 नेगेटिव में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स के जा चुके हैं 4s वाले, और उसके बाद पेयरिंग भी हो रही है क्योंकि Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो यहाँ पे 3D में 8 ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 4s के इलेक्ट्रॉन नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग के बाद क्या होगा 3D में? 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ऑर्बिटल खाली रह जाएगा। उसके बाद हमारा है 4s, उसके बाद है हमारा 4p। हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए, 4 लाइगेंड्स हैं। दिस इज 1, एक ये वाला हो गया ऑर्बिटल, 2 3 4। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, यहाँ पे स्केयर प्लेनर बनेगी, बट इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। बोथ आर डायमैग्नेटिक बट दे हैव डिफरेंट शेप्स। क्वेश्चन नंबर 28, सैंडबैग रिएक्शन बताना है तो सबको पता ही है बेटा। डाइजोनियम सॉल्ट व्हेन रिएक्टेड विद कॉपर क्लोराइड HCl प्रोड्यूसेस क्लोरोबेंजीन। अगर कॉपर ब्रोमाइड से गिराओगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसका सैंडबैग रिएक्शन बोलते हैं। 28 का बी पार्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बाय डाइमिथाइलमाइन इज मोर बेसिक देन ट्राइमिथाइलमाइन। ये सेकेंडरी माइन है, वो टर्शियरी माइन। जो माइंस है उनका बेसिक एक्टर 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला तो लोन पेयर कंसंट्रेशन। लोन पेयर कंसंट्रेशन के हिसाब से तो टर्शियरी की ज्यादा है लोन पेयर कंसंट्रेशन, बिकॉज टर्शियरी में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लोन पेयर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली तो टर्शियरी ऊपर है। But there is one more factor, that is stability of cation. Stability of cation पे भी डिपेंड करता है। जब ये अमाइंस को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोक्सी लाइन प्रोड्यूस करते हैं। जो सेकेंडरी अमाइन है that reacts with water, it takes up 1H+ from water, CH3NH2 positive, NH2 positive and OH negative। पानी के साथ मिलकर हाइड्रोक्सी लाइन प्रोड्यूस करता है। अब जो ज्यादा हाइड्रोक्सी लाइन प्रोड्यूस करेगा अपने ज्यादा बेसिक होगा। जो सेकेंडरी अमाइन है वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसका जो कैटायन बना है वो ज्यादा स्टेबल है। दिस कैटायन इज मोर स्टेबल क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ज्यादा, बिकॉज इट हैज 2 हाइड्रोजन। पानी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। इट फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल है। जबकि यही टर्शियरी में जाएंगे वो भी पानी के साथ रिएक्शन करता है, CH3 thrice NH positive and OH। अब ये जो कैटायन बना इट फॉर्म्स 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि इसमें 1 हाइड्रोजन है। So due to this hydrogen bonding, this cation is more stable. Secondary amine का cation ज्यादा stable है, इसलिए secondary amines are more basic। रीजन ये, वैसे तो वो भी फैक्टर है बट इसमें ज्यादा मेजर फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ cation। That's why secondary amines are more basic in comparison to tertiary amines in aqueous solutions। अगर नॉन एक्वस लिया होगा तो टर्शियरी अमाइन ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा बेसिक है। एक्वस मीडियम में सेकेंडरी अमाइंस मोर बेसिक होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ दिस कैटायन, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कैटायन।
पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन। ग्लूकोज ये होता है हमारा, हमें पता है ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। यहां से वो CHO कार्बन नंबर 5 के साथ मिलके साइक्लिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। बट ग्लूकोज में जब किसी से रिएक्शन करना होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन हो जाती है और रिएक्शन हो जाता है। बट अगर इसने पेंटाएसिटेट बना लिया है, पेंटाएसिटेट फॉर्मेशन होगी, पेंटाएसिटेट फॉर्मेशन होगी, पेंटाएसिटेट बना लिया CH2O COCH3, that is 4 times and then CH2OH। ये जो पेंटाएसिटेट बनेगा, इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी वो ओपन नहीं हो सकती, एक बार क्लोज होगी तो फिक्स हो जाती है, दैट डज नॉट ओपन, इसलिए वो हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन नहीं करता। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन हो सकती है, सो इट कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन, बट पेंटाएसिटेट बनने के बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ओपन, वो फिक्स हो जाती है, इसलिए वो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता। अमीनो एसिड्स बिहेव लाइक सॉल्ट्स, ये अभी मैंने सल्फेनिलिक एसिड में बताया था आपको। अमीनो एसिड्स में क्या होता है, एसिडिक्स भी है और साथ साथ बेसिक भी है, ये एसिड है ये बेस है, तो यहाँ से H+ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे इंटरनल सॉल्ट बन जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड ज़्यूटराइन। सल्फेनिलिक एसिड में भी होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज़्यूटराइन स्ट्रक्चर दे बिहेव लाइक सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स मस्ट बी टेकन इन रेगुलर डाइट, बिल्कुल ठीक है। विटामिन बी और सी की बात चल रही है, वाटर सोल्यूबल होगा क्योंकि वाटर सोल्यूबल है तो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारी बॉडी से, इनकी कंसंट्रेशन कम होती है, तो रेगुलरली हमें डाइट में लेने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। 2 strands of DNA आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। रीजन है बेस पेयरिंग प्रिंसिपल, बेस पेयरिंग प्रिंसिपल है। डीएनए का एक स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस है वो दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस को ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देती है। अगर एक स्ट्रैंड पे एडेनिन है, सामने वाले स्ट्रैंड पे थाइमिन का होना जरूरी है, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो सामने वाले स्ट्रैंड पे ग्वानिन का होना जरूरी है। तो सीक्वेंस ऑन वन स्ट्रैंड डिसाइड्स द सीक्वेंस ऑन द अदर स्ट्रैंड, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। Why carbanoxyl bond length in phenol is less than methanol? कारण तो वही रेजोनेंस ही है बेटा। देखो ये फिनोल है, फिनोल में कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर लोन पे ये कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन की वजह से ये रेजोनेंस हो गई, लोन पे यहाँ पे आ गए, वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, क्या स्ट्रक्चर बन गई, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा लोन पे, यहाँ पे लोन पे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा इधर। अब किसी स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड होगा, किसी में डबल बॉन्ड होगा, तो ऑन एन एवरेज इट इज मोर देन ए सिंगल बॉन्ड बट लेस देन ए डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस की वजह से ये जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बिकॉज इट रिक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इसलिए बॉन्ड लेंथ फिनॉल में कम होती है। मिथेनॉल में ऐसा कुछ नहीं है, और सिंगल बॉन्ड ही है, सी और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, और फिनॉल में बॉन्ड लेंथ कम होती है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। पूरी ऑर्गेनिक ही मिला दी बेटा, +1 +2 की सारी इकट्ठी डाल दी उन्होंने। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा ब्यूटेन का, क्योंकि उसमें तो कोई फोर्सेस नहीं है, वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। ब्यूटेन सबसे कम, ब्यूटेन लीस्ट, इट हैज ओनली वंडरवाल फोर्सेस, इसमें सिर्फ वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। ईथर में और एल्डिहाइड में डायपोल डायपोल फोर्सेस होते हैं, बट ईथर के कम होते हैं, एल्डिहाइड के थोड़े ज्यादा होते हैं। तो सबसे कम एल्केन्स, एल्केन, उसके बाद ईथर डायपोल डायपोल फोर्सेस, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन वो भी डायपोल डायपोल फोर्सेस, और सबसे ऊपर अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल में तो आपको पता है क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
तो इस सीक्वेंस में आपने आंसर देना है। हाउ फिनोल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिजोल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईथर्स के बेटा दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक विलियमसन सिंथेसिस है और एक ये वाला रिएक्शन है जहां पे हम ईथर का रिएक्शन HI के साथ बनाते हैं, HI या HBr के साथ। तो एक अल्कोहल बन जाएगी, यहाँ पर फिनोल फॉर्मेशन हो जाएगी और जो छोटी चेन है उसके साथ आयोडीन बन जाएगा। इसमें भी दो केस होते हैं, आपको पता है, एक SN1 मैकेनिज्म, एक SN2, बट इस केस में फिनोल और CH3I बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैकेनिज्म लिखना है। इसमें क्या होता है, 413 केल्विन पे ईथर बनता है। सबसे पहले एसिड से H पॉजिटिव है, एसिड मिलकर H पॉजिटिव, H पॉजिटिव यहाँ पे लोन पेयर के साथ अटैच होगा ऑक्सीजन से। H पॉजिटिव हमेशा या तो लोन पेयर पे अटैक करता है या पाई बॉन्ड पे अटैक करता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म यही है, आइदर H पॉजिटिव इज अटैकिंग ऑन ए लोन पेयर और ऑन ए डबल बॉन्ड। तो पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है उसके ऊपर एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल ने अटैक किया, इसने अपने लोन पेयर के थ्रू इस पे अटैक किया, तो वहां से वाटर मूव हो गया और CH3CH2OH पॉजिटिव, CH2CH3 प्लस साथ में वाटर मूव हो गया। और लास्ट स्टेप जो आप यहाँ पे लिखोगे उसमें ये मॉलिक्यूल एक H+ लूज कर देगा और ईथर बन जाएगा। दैट इज द लास्ट स्टेप। मैकेनिज्म आपको याद करना है, ये 413 वाला भी आता है, 443 वाला भी आता है। व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन? ये अल्कीन में वाटर एडिशन है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल, और ये 2 स्टेप प्रोसेस होती है। जैसे प्रोपीन का एग्जांपल लेते हैं, प्रोपीन रिएक्टेड विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ डाइमोनियम, दैट इज BH3, इसके 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, इट विल बिकम ट्राई एन प्रोपाइल बोरोन, एन प्रोपाइल बोरोन। बाद में इसका रिएक्शन कराते हैं H2O2 के साथ, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2, 3 इसमें 6 OH ग्रुप हो जाएंगे बेटा, 3 तो लग जाएंगे यहाँ पे CH3CH2 CH2OH, 3 OH ग्रुप तो लगे यहाँ पे, प्रोपेनॉल फॉर्मेशन होगी, प्रोपेन बनो, 3 मॉलिक्यूल बोरोन के साथ लगे H3BO3 ग्रुप। सो दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट केस स्टडीज आ गई। पहले वाले तो SN1 SN2 के बारे में बताया हुआ इन्होंने। Why racemization occurs in SN1? SN1 में क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा कोई एल्काइल हाइड है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का आसानी से अटैक करना पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल के लिए वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब पहले ये मॉलिक्यूल ब्रेक करता है अपने, ठीक है। अभी इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। जैसे ही ब्रेक करता है स्टेबल कार्बोनाइल बनाता है, Cl निकल गया। अब ये जो कार्बोटाइन बना, ये प्लेनर मॉलिक्यूल, दैट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। पहले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, आफ्टर लॉस ऑफ Cl नेगेटिव इट फॉर्म्स कार्बोटाइन, कार्बोटाइन में sp2 हाइब्रिडेशन होती है, ये स्ट्रक्चर आते हैं, यहाँ पे कार्बन पोस्ट स्ट्रक्चर है। अब न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। 50% ऑफ मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो बनते हैं, कुछ मॉलिक्यूल लीवो बनते हैं। इसमें क्या होता है, जो इधर से अटैक करने वाले मॉलिक्यूल है वो लगभग 40% होते हैं, जो इधर से अटैक करने वाले लगभग 60% होते हैं। तो एक मिक्सचर बन जाता है,
ठीक है, इधर से जो अटैक करेंगे उसको बोलते हैं रिटेंशन, जो उल्टी साइड से अटैक करेंगे उसको बोलते हैं इन्वर्जन। रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होती है। तो 40-60 रेशियो में एक हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। सो इट इज ए रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन्ड इन SN1 मैकेनिज्म। आपने तो इतना लेंथी आंसर नहीं देना है, आपने शॉर्ट में आंसर देना। 1 मार्क का क्वेश्चन है। आप कहोगे SN1 में पहले कार्बोकेटाइन बनता है and after the formation of carbocation the nucleophile attacks from both sides. Some molecules are dextrorotatory and some molecules are LIGO. Mixture बन जाता है, so racemic mixture is obtained. B part, ethanol is less polar than water. इथेनॉल की कैसी स्ट्रक्चर है? ये पेंट शेप होती है, वाटर में है। वाटर में 2 OH ग्रुप है, इन दोनों की डायपोल मोमेंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। इनके वेक्टर सम की वजह से डायपोल मोमेंट हाई है, पर यहाँ पे पोलर ग्रुप तो एक ही है। ये तो ऐसे ही नॉन पोलर ग्रुप है। इट हैज 1 पोलर ग्रुप, इट हैज 2 पोलर ग्रुप्स। दैट्स व्हाई वाटर हैज हायर डायपोल मोमेंट एज कंपेयर्ड टू इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन? SN2 में हम रिएक्टिविटी के लिए क्या देखते हैं? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना हिंड्रेंस कम होगी, अटैक करना आसान होगा, वहीं पे SN2 रिएक्शन होगा। फर्स्ट वाले में तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल ही नहीं है। आयोडीन का बॉन्ड थोड़ा तोड़ना आसान होता है, बॉन्ड लॉन्गर होता है, इसलिए आयोडीन विल बी मोर रिएक्टिव। Ci बॉन्ड इज लॉन्गर, CCl बॉन्ड इज स्मॉलर, इसको तोड़ना आसान होता है, तो आयोडीन वाला आंसर होगा। इसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं देखनी, सेकंड वाले में देखनी है अपने को। सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पे Cl जहां लगा है, जब Cl हटेगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनने वाला है। ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर वैसे भी, सेकेंडरी पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, तो इसलिए SN2 मैकेनिज्म इसमें होगा। ये जो सेकंड पार्ट है इसका पता है क्या आंसर, ध्यान से देखे तो इसमें SN1 SN2 दोनों ही आसानी से शो करेगा, क्योंकि जब ये Cl छोड़ेगा तो कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल बनने वाला है। सॉरी, ये बेंजीन नहीं है, मैं बेंजीन के हिसाब से आंसर दे गया। सो इट इज नॉट बेंजीन। SN2 का ही क्वेश्चन पूछा गया, SN1 इसमें नहीं बन सकता। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए फास्टर रिएक्शन। नेक्स्ट, अब SN1 रिएक्टिविटी के हिसाब से बताना है। SN1 रिएक्टिविटी तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये हमारा है टर्शरी कार्बोकेटाइन। स्ट्रक्चर बना के देख लेना, ये 2 ब्रोमो पे सेकेंडरी, ये प्राइमरी, और प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्शरी, पूरा प्रॉपर नेम लिख देना SN1 मैकेनिज्म में। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, जहां पे दोनों में 2 लिखा है, ये टर्शरी होगा। 1 पे ब्रोमो लगा, ये प्राइमरी है, 2 पे ब्रोमो लगा, 3 पे मिथाइल लगा, ये सेकेंडरी। रिएक्टिविटी अगेन प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्शरी। जहां पे दोनों 2 लिखे हो ना बेटा, जैसे ये टर्शरी होगा, स्ट्रक्चर बना के देखो। 1 पे ब्रोमो लिखा है वो प्राइमरी है, ब्रोमो 2 पे लिखा हुआ है वो सेकेंडरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एक KCl सॉल्यूशन लेके उसकी कंडक्टिविटी नोट की गई, तो उन्होंने देखा कि सबसे हाई कंसंट्रेशन पे कापा और लैम्ब्डाइन की वैल्यू, उससे थोड़ी कंसंट्रेशन कम, उससे थोड़ी कंसंट्रेशन कम। डिल्यूट करने पर, कंसंट्रेशन कम करने पर कापा तो डिक्रीज कर रहा है, बट लैम्ब्डाइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डज कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिल्यूशन? कापा की वैल्यू क्यों डिक्रीज कर रही है? जो कापा होता है दैट इज अ कंडक्शन शोन बाय यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लो 1 लीटर की कंडक्शन, जबकि लैम्ब्डाइन जो है उसमें वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, वो 1 मोल की कंडक्शन, वॉल्यूम जितनी मर्जी हो जाए। जैसे से हम डिल्यूट करते हैं तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम होते जाएंगे। पहले 1 लीटर में 1 मोल था, अब 1 लीटर में 0.1 मोल रहेगा सिर्फ इन 1 लीटर। नंबर ऑफ आयंस ही डिक्रीज हो रहे पर यूनिट वॉल्यूम, तो कापा तो डिक्रीज करेंगे, बिकॉज कंडक्शन तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है ना बेटा। अगर 1 लीटर में नंबर ऑफ आयंस ही कम होते जा रहे हैं, 1 मोल थे 0.1 मोल और 0.01, तो ऑब्वियसली कापा विल डिक्रीज।
बट इसमें नंबर ऑफ आयंस तो वही रख रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस वही है, 1 मोल ही है पूरा। तो जैसे जैसे आप डिल्यूट करोगे तो सब्सटेंस की क्या बढ़ती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है, उसकी डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। सपोज पहले 70% डिसोसिएटेड है तो 80%, बाद में 90%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने की वजह से लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे भी आ जाता है, यहाँ तो पूरा टेबल बना के समझा दिया उन्होंने। लैम्डा इन्फिनिटी इनफिनिट डिल्यूशन केसीएल का दिया हुआ है 150, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, अल्फा निकालना होता है लैम्डा एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लैम्डा एट इनफिनिट डिल्यूशन। कौन सी कंसंट्रेशन में बोला, 0.01 बोला, 0.01 पे लैम्डा की वैल्यू है 141 इन्फिनिटी पे 150, ये उसकी आ जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सी पार्ट, इफ राहुल हैड यूज्ड HCl इंस्टेड ऑफ KCl तो क्या एक्सपेक्ट करते थे? HCl H+ आयन सी इलेक्टिव आयन बनाएगा, KCl K पॉजिटिव सी। जो लैम्डा आयन इन दोनों का सम होता है, कोलास्ट्रा यही कहते हैं। पर ये जो H+ आयन है वेरी लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है, इसकी मोबिलिटी बहुत हाई होती है। तो एज कंपेयर टू K पॉजिटिव, H पॉजिटिव बहुत तेजी से चलेगा, तो श्योरली इसका जो लैम्डा है पक्का KCl से ज्यादा होने वाला है, बिकॉज Cl इलेक्ट्रिक तो दोनों में सेम ही है। K+ के मुकाबले H+ आयन फास्टर चलता है, दैट मींस लैम्डा आयन ऑफ HCl विल बी ऑलवेज मोर देन लैम्डा आयन ऑफ KCl। जितना हल्का आयन होगा उतना फास्ट चलेगा। मोबिलिटी, फिजिक्स में भी हमने पढ़ा मोबिलिटी के बारे में। अमित क्लासमेट है राहुल का, उसने एक्सपेरिमेंट KCl की बजाय एसिटिक एसिड से किया, तो क्या डिफरेंस होगा? बड़ी सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी है कि ये भी डिसोसिएट कर रहा है, ये भी डिसोसिएट कर रहा है, दोनों डिसोसिएशन कर रहे हैं। सिमिलैरिटी यही है, ये भी आयंस बनाएगा, वो भी आयंस बनाएगा। डिल्यूशन करने पे इसकी भी मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, उसकी भी बढ़ेगी, ये सिमिलैरिटी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये लो कंसंट्रेशन पे भी बहुत ज्यादा कंडक्ट कर रहा है, जबकि एसिटिक एसिड लो कंसंट्रेशन पे कम कंडक्ट करेगा। हाँ, डिल्यूट करते जाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसकी बढ़ती चली जाएगी। दैट इज सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन एसिटिक एसिड एंड KCl। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेन करना है कि 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 1 मोलर ग्लूकोज से ज्यादा क्यों है। बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बता हमारा? बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू IKB, और फाइनल बॉइलिंग पॉइंट होता है इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फाइनल बॉइलिंग पॉइंट इज इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट प्लस IKBM। तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट और वेंटो फैक्टर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फ्रीजिंग पॉइंट देखोगे तो वेंटो फैक्टर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। NaCl का वेंटो फैक्टर आएगा 2 बिकॉज इट फॉर्म्स 2 आयंस, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, जबकि ग्लूकोज का तो 1 ही हो, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका वेंटो फैक्टर ज्यादा है। दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl 1 मोलर NaCl विल बी मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज। ठीक है, आगे चलते हैं। 33 का सेकंड पार्ट, ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X when dissolved in 78 ग्राम ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर उसका 90% रह गया सॉल्यूशन का। कैलकुलेट द मास ऑफ X dissolved in the solution। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है P0 इनिशियल वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है P0 A इनटू XC। लोअरिंग इज P0 A इनटू XB और फाइनल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज P0 A इनटू X। हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। फाइनल वेपर प्रेशर इज 90% ऑफ द इनिशियल, ये हो गया Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, P0 A कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो काट दो। ठीक है, Na हमें गिवन है, Na इज गिवन, हाउ मच इज गिवन? सॉल्वेंट का मास हमें दिया हुआ है कितना? 78 ग्राम, 78 ग्राम इसके बाद 9/10
78 डिवाइड बाय 78, 1 मोल है सॉल्वेंट पे, यहाँ भी 1 मोल। सल्यूट का मास पता नहीं है, मोलिकुलर मास हमें पता है 50, ये कट के बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 प्लस m बाय 50 विल बी इक्वल टू 10 बाय 9, 10 बाय 9 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 उधर जाके माइनस कर दो, m बाय 50 बिकम्स 1 बाय 9, 10 बाय 9 माइनस 1 बाय 9 हो गया, m की वैल्यू होगी 50 बाय 9 ग्राम्स। तो सल्यूट का मास है 50 बाय 9 ग्राम्स। थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी निकालना है। डेल्टा टी भी होता है आई के पी एम। यहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन लिखा है, वर्ड कंप्लीट डिसोसिएशन। इसका मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन पर MgCl2 3 आयन बनाने वाला है, दैट्स व्हाई उसका जो वेक्टर फैक्टर होगा वो 3 है, बिकॉज इट विल फॉर्म 3 आयन, MgCl2 है। Kb की वैल्यू 0.512, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे, सल्यूट का मास है 10 ग्राम, molecular mass of solute is, this is given 95, divide by mass of solute is 200 into 1000। तो ये सॉल्व करना आपको, थोड़ा सा सॉल्व करके डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालनी है। बस वेंटर फैक्टर का ध्यान रखना बेटा, वेंटर फैक्टर को नहीं भूल जाना। ज्यादातर क्वेश्चन वेंटर फैक्टर पे ही आ रहे हैं, हम देख सकते हो मोस्टली। सेकंड पार्ट भी पूरा वेंटर फैक्टर से ही भरा हुआ है। और पार्ट पे चलते हैं। Why is value of Venter factor for ethanoic acid in benzene is close to 0.5? अब इथेनोइक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर पानी में डालोगे तो डिसोसिएशन शो करता है, बट बेंजीन सॉल्वेंट में वो एसोसिएशन शो करता है। उसमें क्या होता है, जो एसिड होगा उसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेंजीन में, CH3OH CH3 COH CW। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर फॉर्मेशन हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक बनना शुरू हो जाता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आधे रह जाते हैं, 50%। दैट्स व्हाई वेंटर फैक्टर इज 0.5। नेक्स्ट पार्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, फिर वेंटर फैक्टर का क्वेश्चन, कंप्लीटली डिसोसिएटेड लिखा हुआ है। पोटेशियम सल्फेट फॉर्म्स 3 आयन, पोटेशियम आयन 2 और एक सल्फेट आयन। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, P is equal to ICRT, वेंटर फैक्टर इज 3। कंसंट्रेशन हो गई हमारी, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, मास दिया हुआ 2.32 into 10⁻², डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2SO4 is 174, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 2 लीटर, ये कंसंट्रेशन आ गई आपकी। R की वैल्यू 0.082 एंड मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, हाउ मच इज टेम्परेचर 298, ये सॉल्व करना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर निकल आएगा। तो आप देखते हैं ज्यादातर क्वेश्चन वेंटर फैक्टर पे ध्यान से करना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। 25.6 ग्राम ऑफ सल्फर वाज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो 0.512, कैलकुलेट द फॉर्मूला। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFN। आई नहीं लगाना है यहाँ पे क्योंकि ये S6 मॉलिक्यूल है, एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं करता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। डेल्टा TF इज 0.512, KF की वैल्यू 5.12, मोलैरिटी, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 into 1000, 1000 से 1000 कट गया, m को इधर ले आओ, m की वैल्यू आ रही है, सॉल्व कर लो, 256 आ गई। अब Sx का मॉलिक्यूलर मास 256, तो सल्फर का होता है एटॉमिक मास 32 into x एटम्स है, इस 256, x की वैल्यू होगी 8, दैट मींस सल्फर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगी S8।
बिना कैलकुलेशन के पता था, 256 रट लो इस क्वेश्चन में। जब भी एसएक्स पूछेंगे आपको पता है एसएटी होता है भाई, 256 ही आना है इसका आंसर। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन केनी-ज़ेरो रिएक्शन। केनी-ज़ेरो रिएक्शन जो होता है बेटा वो शो करते हैं एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, HCHO HCHO प्लस HCHO इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH। यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होगा, 2 हाइड्रोजन जाएंगे इसके पास, तो ये तो रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाएगा। बाकी जो बचा यहाँ से CHO और ONA जुड़ के HCO बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया, एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया, एक तरह का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। An organic compound A with molecular formula this is reduced to N-pentane with hydrogen followed by heating NaOH and glycol. Dioxazine बना, hydroxylamine बना, gives a positive hydrophone test. पहली बात तो कार्बन 5 है, 5 कार्बन है, और उसकी रिडक्शन करने पर N-pentane बन रहा है, जिससे प्रूव होता है कि स्टेट चेन। N-pentane स्टेट चेन कंपाउंड। अब वो टॉलरेंस शो कर रहा है, दैट मींस एल्डिहाइड है। डाइऑक्साइन बना रहा है, 2 बार ऑक्साइन बना रहा है, दैट मींस 2 है एल्डिहाइड या 2 कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, क्योंकि ऑक्साइन तो एक एल्डिहाइड कीटोन होता है, डाइऑक्साइन फॉर्मेशन हो रही है। और पॉजिटिव हाइड्रोफोबिक टेस्ट के लिए CH3CO ग्रुप चाहिए। सो क्या स्ट्रक्चर होगी? आई थिंक दिस इज द स्ट्रक्चर, CH3CO CH2 CH2 CH, दिस इज द स्ट्रक्चर। इसकी वजह से टॉलरेंस टेस्ट है, इसकी वजह से हाइड्रोफोबिक टेस्ट है, स्टेट चेंज कंपाउंड है। ठीक है, और फिर इसके रिएक्शन लिख के दिखाने हैं आपने। कंपाउंड आइडेंटिफाई हो गया, आपको इसका हाइड्रोफोबिक टेस्ट लिखना और टॉलरेंस टेस्ट लिख के दिखाना है। नेक्स्ट, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल, थोड़ा मिस्टेक है, इथेनॉल एसिड कुछ नहीं होता, इथेनॉल एंड इथेनॉल एसिड। तो ये एल्डिहाइड है, वो एसिड है, या तो इसके लिए टॉलरेंस टेस्ट शो कर दो, टॉलरेंस टेस्ट शो कर दो, या फिर इथेनोइक एसिड के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट शो कर सकते हो। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड reacted with sodium bicarbonate, CH3CONA प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होने की वजह से एफर प्रोड्यूस होगी। तो जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट शो कर सकते हो, या फिर इथेनॉल का टॉलरेंस टेस्ट भी, कोई भी एक टेस्ट देना था। Why is alpha hydrogen atom of aldehydes and ketones are acidic in nature? जैसे हमारे पास ये है एसिड एल्डिहाइड या एसीटोन, इनकी जो अल्फा कार्बन एटम है, यहाँ पे जो CH बॉन्ड है वो वीक हो जाते हैं, यहाँ से H का निकलना आसान है, थोड़ा एसिडिक नेचर होती है, यहाँ पे भी सेम होगा अल्फा पीछे। उसका कारण ये ग्रुप है, एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ और यहाँ वाले बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं। तो इसका कारण है कार्बोनाइल ग्रुप इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से ये बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं। कंपाउंड है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H2। देखो जहां पे भी O2 आ गया ना, इसका मतलब या तो वो ईस्टर है या फिर उसमें 2 एल्डिहाइड कीटोन है, ये ध्यान रखना, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है O2 वाला। और इसका हाइड्रोलिसिस और एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो ईस्टर ही करते हैं, तो पता ही है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ईस्टर शो करते हैं। 2 कंपाउंड बन रहे हैं B और C, और C की ऑक्सीडेशन करने पे वापस B बन रहा है, तो दैट मीन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम ही है, क्योंकि B से C बन रहा है। इट इज C4H8, हाइड्रोलिसिस किया हमने तो बन गए B एंड C,
और सी की ऑक्सीडेशन करने पे बी बन रहा है। दैट मीन्स इसमें 4 कार्बन तो दोनों में 2 कार्बन है, तभी ऐसा होगा। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बी एंड सी? बी और सी के स्ट्रक्चर क्या है? ए के स्ट्रक्चर क्या है? ए हमारा ईस्टर CH3 COO CH2 CH3 ईस्टर है। इसका हाइड्रोलिसिस क्या है? इट फॉर्म्स एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। इसको ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 के साथ तो यही बन जाएगा, एसिटिक एसिड ही बन जाएगा। और लास्ट में क्या करें? बी का सोडियम सॉल्ट बना के सोडियम लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। बी हमारा एसिटिक एसिड है, इसको हमने NaH से रिएक्शन कराया, सोडियम सॉल्ट बना लिया, फिर उसका सोडियम लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कराया तो सोडियम कार्बोनेट निकल के मीथेन गैस बन जाएगी। ये भी रिएक्शन लिख दिया हमने। आइडेंटिफाई ABC रिएक्शन भी लिख दिया हमने। अब क्या बोला उन्होंने? बी और सी में से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा इथेनॉल से। हालांकि OH ग्रुप इसमें भी है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बट एसिड्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एसिड का ज्यादा होगा अल्कोहल से। So we come to the last question. Why chemistry of actinoids complicated as compared to lanthanoids? Actinoids में क्या होता है बेटा? 7s 6d और 5f होता है। इनमें एनर्जी गैप कम होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। So they can show many oxidation state +3 +4 +5 +6 +2 बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए उनकी केमिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेंथेनॉइड्स में गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, 6s 4d और 5d और 4f का गैप ज़्यादा होने की वजह से तो ज़्यादातर 6s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं या 5d के करते हैं, 4f के थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। सो दीज शो मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 एंड समटाइम्स +4। इसलिए लेंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक्टिनॉइड्स की ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बी पार्ट मैंगनेट आयन K2MnO4 मैंगनेट आयन ये एसिडिक मीडियम रहेगा तो इट फॉर्म्स MnO4 नेगेटिव एंड MnO2। बाकी बैलेंसिंग आप कर लेना। देखो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +7 में जा रहा है और +4 में जा रहा है। एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही रिड्यूस भी हो रहा है, सो इट इज अ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। पहली ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट बताया। पहले शुरू में मेल्टिंग पॉइंट बहुत रहा है क्रोमियम का, फिर मैंगनीज पे डिप हो गया, फिर बढ़ के एकदम कम हो गया। ऐसा क्यों? क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई क्यों है? बिकॉज इसके पास बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। मैंगनीज में क्या है? 4s2 3d5 है, इसके पास भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट d5 इज वेरी स्टेबल, 4s2 भी बहुत स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से इसके d इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी कम है मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसलिए इसका मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाता है मैंगनीज का। So this concludes our paper.